अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर 7.5 नेम्ड एज क्रैकिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में क्रैक कर सकते हैं और किस तरह से हम सरप्लस हाइड्रोकार्बन्स यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिले लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, हम उनको कैसे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे गैसोलीन। अब ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, क्रैकिंग या इसको पायरोलिसिस भी कहते हैं। अभी क्रैकिंग है क्या? वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। स्टूडेंट्स, हमारे पास आपको ना एक टेबल नज़र आ रहा है जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट्स मिली थी, जो फ्रैक्शंस मिली थी, वो आपके सामने है। अब इन तमाम फ्रैक्शंस में से जो सबसे यूजफुल फ्रैक्शन है ना, वो गैसोलीन है, जो कि मोटर फ्यूल के तौर पे यानी गाड़ियों में वही फ्यूल यूज़ होता है, यानी पेट्रोल जिसे बोलते हैं। अब वो सिर्फ 20% ही प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम से, यानी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से जो गैसोलीन मिलती है ना, वो सिर्फ 20% है। अब ज़रूरत हमें ज़्यादा है, प्रोडक्शन उसकी कम है। अब हम क्या करते हैं कि गैसोलीन जिसमें वो फ्रैक्शंस हैं जिनमें कार्बन 7 टू कार्बन 8 या कार्बन 9 तक की फ्रैक्शंस पाई जाती हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिनमें कार्बन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जो गैसोलीन की लोअर फ्रैक्शंस हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शन जैसे कैरोसिन ऑयल, जैसे गैस ऑयल, जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन की लॉन्ग चेन्स हैं, और वो ना फ्रैक्शंस हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद भी नहीं है। लाइक कैरोसिन जो है वो कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो हम लोग क्या करते हैं कि इन सरप्लस इजाफी प्रोड्यूस होने वाली फ्रैक्शंस की लॉन्ग चेन्स को ना ब्रेक करके उस रेंज में ले आते हैं, या उन मॉलिक्यूल्स की रेंज में ले आते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अपना ये देख सकते हैं 16 कार्बन है और ये वेरी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने क्रैकिंग यानी पायरोलिसिस का प्रोसेस करवाया और इस 16 कार्बन की चेन को तोड़ दिया 7 कार्बन में, और 7 कार्बन के साथ 2 कार्बन के छोटे यूनिट्स मिले और 3 कार्बन के छोटे यूनिट्स मिले। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया है शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। सो ये जो प्रोसेस है ना, इसका नाम है क्रैकिंग। अब ये जो फ्रैक्शन है ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में यूज हो सकती है। ये जो फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ये पॉलीइथीन यानी जिसे आप शॉपिंग बैग भी कहते हैं, उसको बनाने में यूज हो सकती है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या डिफरेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डेली लाइफ में बहुत फ़ायदा देते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब है लेस यूजफुल या लेस डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को हम मोर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। स्टूडेंट, अब क्रैकिंग की अगर डेफिनेशन पढ़े ना, सो जाहिर सी बात है, लॉन्ग चेन को अगर आपने क्रैक करना है, कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है, जो लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, याद रखिए, हाई बॉइलिंग का मतलब लेस वोलेटाइल या लो वोलेटाइल। स्टूडेंट से याद रखने वाली बात है, लो वोलेटाइल, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, वो लो वोलेटाइल है। इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ना लॉन्ग चेन्स को ब्रेक करना है शॉर्ट चेन्स के अंदर। वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल। जाहिर सी बात है, मोर वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो है। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, यानी ये मोर वोलेटाइल है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। स्टूडेंट्स, क्रैकिंग जो है ना, वो अब 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। अभी तक तो हम ये सीख चुके हैं कि क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अगेन दोबारा बता रहा हूं कि गैसोलीन की प्रोडक्शन सिर्फ 20% है। हम लार्ज चेन्स को ब्रेक कर सकते हैं शॉर्ट चेन्स के अंदर। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि हमें गैसोलीन ही चाहिए, हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर्ड हैं जो 2 कार्बन पे, 3 कार्बन पे, 4 कार्बन पे मुश्तमिल हों और वो अनसैचुरेटेड नेचर के भी हों। सो स्टूडेंट्स,
अब हमें ना यहाँ पे समझना है कि क्रैकिंग के लिए थर्मल यानी हीट की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन सकते हैं उसको भी समझते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ना एक कार्बन कार्बन की चेन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्दर आगे 6 कार्बन है, यहाँ पे आप समझ लें 4 कार्बन है, टोटल 6 4 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये 15 कार्बन की चेन है। ये 4 कार्बन आगे और बढ़ा सकते हैं आप। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन है ना वो टेट्रावेलेंट होता है, हर कार्बन के साथ आगे से फर्दर हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में पढ़ा है। स्टूडेंट, अब हाई टेम्परेचर क्या करता है, अब जितना ज़्यादा थर्मली क्रैकिंग यानी थर्मल क्रैकिंग यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे ना, उतनी ज़्यादा जगहों से चेन के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टूडेंट, जब चेन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है ये फ्रेगमेंट टूट के अलग, यानी 6 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अलग, 2 कार्बन वाला अलग, 2 कार्बन वाला अलग, अगेन ये 4 और 1 5 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अलग। स्टूडेंट, जहां कार्बन कार्बन के टूटने का चांस होता है यानी कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटने का चांस होता है, सिमिलरली वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने का भी चांस होता है। अब जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा ना, वहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा वहां डबल की बजाय ट्रिपल भी क्रिएट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने से चेन टूटती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से अनसैचुरेशन आती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थर्मल क्रैकिंग, breakdown of large molecules by heating at high temperature and pressure, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जब आप क्रैकिंग करोगे ना तो वो थर्मल क्रैकिंग होगा। और इस की जो नेचर होगी ना प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और दूसरा इथीन या प्रोपीन, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे स्मॉल चेन प्रोडक्ट्स बनेंगे और साथ ही साथ वो अनसैचुरेटेड भी होंगे। वजह मैंने बताई कि ज़्यादा हीट ज़्यादा जगहों से चेन को ब्रेक करेगी, और ज़्यादा हीट की वजह से हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड भी ब्रेक होंगे। अब ज़्यादा जगहों से टूटने से स्मॉल चेन्स प्रोड्यूस होंगी, और हाइड्रोजन भी निकलने से अनसैचुरेशन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के आने के चांसेस बढ़ गए हैं। सो थर्मल क्रैकिंग ना तब फायदेमंद है जब आपने अनसैचुरेटेड और शॉर्ट चेन कंपाउंड्स बनाने हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रैकिंग विच इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। स्टूडेंट्स, कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को कैन बी क्रैक्ड तोड़ते हैं एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर जैसे 500 डिग्री टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मज़े की बात है समझने वाली है कि आपने थर्मल क्रैकिंग के दौरान जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया था ना वो अराउंड 700 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, और साथ ही साथ आपने हायर प्रेशर पे आपने इसको ऑपरेट किया था। इसी तरह अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करते हैं तो कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या है कि आपको टेम्परेचर 500 डिग्री देना है, और प्रेशर भी आपको हायर नहीं बल्कि लोअर प्रेशर यानी कि अराउंड 2 atm, कुछ बुक्स में इसको 5 atm पे मेंशन किया है, तो ये कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। तो स्टूडेंट्स, थर्मल क्रैकिंग के कंपैरिजन में कैटालिटिक क्रैकिंग में जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो लोअर है, और इसमें खास बात क्या है कि कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से बता रहा है कि इसमें ना सूटेबल कैटलिस्ट यानी कुछ मखसूस कैटलिस्ट हैं जो शामिल करेंगे, मसलन सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम सिलिका और एल्यूमिना भी बोलते हैं। स्टूडेंट, इनकी मौजूदगी में जब हम हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करेंगे ना तो उनसे हमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे जो कि गैसोलीन के तौर पे यानी कि एज अ पेट्रोल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। अब पेट्रोल के तौर पे वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स यूज़ हो सकते हैं जिसमें 7 कार्बन हैं, 8 कार्बन हैं, और सम टाइम तो 6 कार्बन वाले भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली 7 कार्बन और 8 कार्बन। यानी कैटालिटिक क्रैकिंग से ना आपको जो क्रैकिंग मिलेगी ना उसमें ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे क्रैक होने के बाद जिसमें 7 कार्बन, 8 कार्बन या 6 कार्बन वाले ग्रुप्स पाए जाएंगे, और उनको आप एज अ गैसोलीन यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो मेथड है ना ये यूज़फुल है गैसोलीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना हो ना, अगर हमने 20% से ज़्यादा करना है सो हम उसके लिए कैटालिटिक क्रैकिंग प्रेफर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप पे चलते हैं विच इज़ कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। स्टूडेंट, ये जो स्टीम क्रैकिंग है ना इसकी मदद से क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हायर हाइड्रोकार्बन यानी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को इन दी वेपर्स फेज, यानी कि पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको हम इवेपोरेट करते हैं,
और इवेपोरेट करने के लिए स्लो हीट की जरूरत पड़ती है, जिससे मॉलिक्यूल बर्न नहीं होते, इवेपोरेट होते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के वेपर्स को ना मिक्स करना है स्टीम के साथ। जब आप वेपर्स को ये स्टीम के वेपर के साथ मिक्स करोगे तो स्टीम के अंदर ना बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसे हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, लेटेंट हीट। स्टूडेंट, ये लेटेंट हीट क्या करेगी, जो हाइड्रोकार्बन के वेपर्स हैं ना उनको ब्रेक करेगी। अगेन स्टीम हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी स्टीम की हीट की मदद से ना अपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको हीट करना है। तो अबाउट 900 डिग्री तक आपने इसको हीट करना है, और फिर आपने रैपिडली इसकी ना कूलिंग, यानी आपने हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स में स्टीम मिक्स की, इसको 900 तक हीट किया और रैपिड कूलिंग की। इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो वेपर्स है ना, एक तो वो हाइयर टेम्परेचर की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होंगे, यानी लॉन्ग चेन्स जो है ना वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगी। अब जब वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगी और फौरन जब आप लो टेम्परेचर करोगे तो आप इनको कंडेंस करके सेपरेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रैपिड कूलिंग के बाद आप इन्हें सेपरेट कर लोगे। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, लोअर अनसैचुरेटेड, यानी जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये तरीका जो है ना ये बेस्ट है। वैसे तो थर्मल क्रैकिंग भी बेस्ट है, लेकिन थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग में बस इतना फ़र्क है कि स्टीम क्रैकिंग में बाद में फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना आसान होता है, क्योंकि हम इसमें रैपिड कूलिंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको जो आज का लेक्चर है ना वो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए मैं आखिरी 2-4 बातें करूंगा। वो ये है कि जो क्रैकिंग से हमें प्रोडक्ट्स मिली है ना, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। नंबर 1, आपने आगे पढ़ना भी है कि ये जो स्मॉल हाइड्रोकार्बन ये ड्रग्स यानी मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जैसे लाइक प्लास्टिक के सिंथेसिस में यूज़ होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र में यानी खादों के तौर पे इन केमिकल्स को खादें बनाने में असल में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, वीड किलर यानी कि कीड़े मार जो दवाइयाँ होती हैं, वीड किलर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह में हम इन स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं। सो प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, वीड किलर एज अ ड्रग यूज़ होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके और भी बेशुमार इसके इस्तेमालात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इनकी मदद से ना फाइबर्स यानी सिंथेटिक फाइबर्स यानी धागे नुमा चीज़ें, जैसे प्लास्टिक के धागे होते हैं जिससे हम कांच बटन वगैरह करते हैं, वो भी इन केमिकल्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। अभी शायद आपको ये चीज़ें जो हैं अभी इस लेक्चर में चूँकि डिटेल से डिस्कस नहीं की गई, शायद इतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं आपको लग रही, लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप मैक्रोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरह से ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और डिफरेंट तरह के केमिकल्स को बनाया जाता है इनकी मदद से, और बाद में वो केमिकल्स जो है ना वो इनको बनाने में यूज़ होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इथीन वीड किलर में यूज़ हो रही है। इथीन गैस यूज़ होगी कुछ खास तरह के ऐसे केमिकल्स बनाने में जो वीड किलर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी इस तरह नहीं कि ये डायरेक्ट जो शॉर्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें डायरेक्ट यूज़ होंगे, ये बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स यानी कि दोज केमिकल विच आर यूज टू मैनी सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस का मतलब तैयार करना, प्रिपेयर करना, लैब के अंदर जो चीज़ तैयार होती है, सो उनके लिए ये सारे केमिकल्स जो है ना ये यूज़ होते हैं। लाइक अगर मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 2 कार्बन हाइड्रोकार्बन है ना ये एथेनॉल को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन है ना वो एसीटोन वगैरह बनाने को इस्तेमाल होते हैं। ये आगे जाके ना आप इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे भी। आई रियली होप स्टूडेंट्स लेक्चर को आप समझ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम रिफॉर्मिंग। उस लेक्चर में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या पढ़ेंगे हम लोग। उस लेक्चर में हम जो गैसोलीन है गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और उस गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने को ही रिफॉर्मिंग बोलते हैं। और ना सिर्फ आपको रिफॉर्मिंग पढ़ाया जाएगा बल्कि आपको नॉकिंग का कॉन्सेप्ट भी डिटेल से दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।